चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। मोशन इनपुट एनिमेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला काम कंप्लीट कर लिया था। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा मैंने कुछ और आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब उन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और उसी ऑर्डर में थोड़ा उसको और समझते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे और कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। अगला जब हम लोग चलते हैं तो अगली बार हम लोग चल के और देखते हैं कि कैसे और कंसेप्ट काम करते हैं। वैसे मैंने मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इसमें थ्योरी वाला पार्ट तो खैर आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, तो ऐसा कोई खास फॉर्मूले या ऐसी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो और आपको समझ में नहीं आए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कंटेंट है आपका 11th स्टैंडर्ड का, तो समझ में तो आएगा। बात यह है कि आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा, सिलेक्शन किसका होगा, क्योंकि आप लोग पीजीटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ईयर दे रहे हो, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस पैटर्न जो होता है एग्जाम का वो बहुत इजी होता है। ये बात तो आप मानते हो। फिर सिलेक्शन के ऊपर बात कहाँ आती है, क्यों सिलेक्शन नहीं होता, जिनका नहीं होता, और जिनका होता है उनका क्यों होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा हाथ सिलेक्शन में जो होता है वो होता है प्रैक्टिस का। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, जिसका जितना ज्यादा हाथ जमा हुआ है क्वेश्चंस के ऊपर, वो उतने ही अच्छा सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि आपको नॉर्मली 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, मतलब कि आपको अपना फास्ट हाथ चलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सही डायरेक्शन में इजी क्वेश्चंस की, उतनी ही ज्यादा आप लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और उसी बात को ध्यान रख के मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं। सवाल आपको मिल रहे हैं डेली, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी, और मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन के भरपूर सवाल आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो आई होप अब वो सवाल आप लोग कर रहे होंगे, उनकी आंसर की बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा मैं, चिंता मत करना, वो तो मिल जाएगी। पहले आप क्वेश्चंस करिए, फिर आंसर की से उसके आंसर मैच करिएगा, फिर मैं आपको दूंगा सॉल्यूशंस, ताकि आप लोग जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए या जिनके कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो समझ के क्वेश्चंस को पढ़ के, उनको आप ढंग से पढ़ लो और आंसर की में आंसर देख के, और कुछ नई चीजें भी आपको मिल सकती है, कुछ नए ट्रिक्स आपको मिल सकते हैं, वो भी आपको आंसर की में जब सॉल्यूशन आप देखोगे ना क्वेश्चंस के, तो आपको मिलते रहेंगे। तो मेन फोकस करना प्रैक्टिस के ऊपर, सबसे ज्यादा बड़ी बात है प्रैक्टिस। क्योंकि 11th और 12th स्टैंडर्ड में इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। 11th और 12th में जो जरूरी है वो है प्रैक्टिस, और वो भरपूर कराऊंगा। फिर जब बीएससी की बात आएगी तो बीएससी में प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। समझ में आई बात, क्योंकि बीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स है, तो न्यूमेरिकल्स इतने खास नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएससी लेवल में सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स जो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं बीएससी की 9 बुक्स को बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत ढंग से लिखवाने वाला हूं, ताकि आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीएससी लेवल में। वो पार्ट सबसे मजबूत होगा आपका। और अभी आप लोगों ने आरपीएससी का जब एग्जाम देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है ना, उसमें आप देखना कि बीएससी लेवल बहुत तगड़ा आया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोर्शन है वो वाला वो सबसे मजबूत होने वाला है। 11th-12th में पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अलावा जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, अभी जो है बिहार के बहुत सारे एग्जाम आए, मध्य प्रदेश का एग्जाम आया है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम आया है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सॉरी डीयू के दिल्ली में जितने भी स्कूल है उन सब में जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी बहुत सारे एग्जाम आपके सामने अवेलेबल हैं।
तो ऐसे बहुत सारे EMRS की वैकेंसी आपके सामने है। तो जितनी भी PGT लेवल की वैकेंसीज होती है उन सभी वैकेंसीज में परफेक्टली 11th और 12th आती है। और इसी को ध्यान रखते हुए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ सौरभ, MSc के लेवल थे ना, तो BSc और MSc पोर्शन हम लोग सबसे अच्छा करवाते हैं, सबसे बढ़िया मजबूत मेरा वही पोर्शन है, क्योंकि मैं नेट कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, तो उस उसका कंसेप्ट अच्छा अपन से कोई नहीं समझा पाएगा, अपन से अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा, तो वो तो अपना एक बहुत मेन पार्ट है। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ढंग से, तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज्यादा नीड होगी नहीं, हालांकि मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट ठीक है ना, लैपटॉप में ये कैसे लेगा वो बताया था, लिंक होता है ना उसका, उस लिंक पे जाओ, उसमें मेरा ORG कोड डालना, MECFP ORG कोड डालना classplus.com में जाके। एक लिंक है classplus.com, सोनिया classplus.com में जाओ, वहां जाके आप डालो MECFP, ठीक है, वहां जाना डालना, मेरा ऐप चल जाएगा, ये मेरा कोड है ORG कोड, इससे ऐप चल जाता है लैपटॉप में। अगर तुम्हें वो नहीं मिले तो एक काम करना सोनिया, किसी से भी ग्रुप में पूछ लेना, कोई भी तुमको एक्सपर्ट फिजिक्स में पूछ लो, सब लोग सोनी सर के सारे बच्चे लैपटॉप पे ही चलाते हैं, तो उनके पास सबके पास लिंक होगा, वो लिंक मंगवा लो, उसमें कोड डालो MECFP, बस वो डालते ही मेरा ऐप खुल जाएगा। MECFP ये मेरा कोड है, इससे मेरा ऐप चलता है, ठीक है ना। चलिए तो हम क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से बाइंड अप करते हैं। हाँ तो अब हम लोग उसी ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन की बातें कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ, लिखो एक वस्तु किस वेग से फेंकी जाए, एक वस्तु किस वेग से फेंकी जाए कि वह 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर सके। 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर सके। बड़ा सिंपल सवाल है। अरे ऊंचाई मतलब दूरी आपको निकालनी है, वेग आपसे पूछा है, दूरी आपको दे रखी है, तो किस वेग से फेंकी जाए मतलब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कल ही बताया था, जब वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट को ले लेती है, ठीक है ना, जब वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट को ले लेती है तो वहां पर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। और हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब वो ग्रेविटी के अपोजिट हम लोग उसको पहुंचा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अपोजिट -g एक्सेलरेशन वहां पे काम करता है। तो बेसिकली v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u² प्लस 2as करके हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी वैसे भी उसकी क्या है, 0 है, u² तो आपको निकालना है, और माइनस का 2g हम लोग लेंगे, s मतलब उसकी हाइट हो गई, तो 10 मीटर की हाइट आप उसको दे पा रहे हो। हाँ तो g का वैल्यू प्रोबेबली अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 100 200, तो u² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √200, सिंपल। तो ऐसे आसान सवाल आते हैं, बताओ, इसको आप 10√2 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 10 मल्टीप्लाई विद द 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर मैं इसको एग्जैक्ट निकालूंगा तो 1.414 की रख दो, 1.414 रखते ही √2 का तो फेमस वैल्यू होता है ना 1.414, और 1.712 √3 का होता है, तो √2 और √3 दोनों के वैल्यू बहुत फेमस है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक नीचे मैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ,
ठीक है। जैसे बचपन में बोलते ना, मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। ऐसे ही अगला प्रश्न इसी से संबंधित एक प्रश्न है। उपरोक्त प्रश्न में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है। अब की बार वो समय की बातें करने लग गया। अरे रुको, मैं तुमको मैं तुमको एक बार ढूंढवाता हूँ, रुको तुम जब तक ये सवाल करो। रुको रुको रुको, मैं करता हूँ।
वही सवाल। सुनो, एक काम करो, ऐसे लिखो https://web.class.com/ जाओ। √2 इसका आंसर आएगा परफेक्ट सौरभ, परफेक्ट। तो इसका आंसर कैसे आया? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से इसका आंसर निकल सकता है आराम से। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से इसका आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ये लिंक मैं तुमको सोनिया व्हाट्सअप कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो इसमें आप लोगों ने u दे दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में u दे ही दिया आप लोगों ने, तो u का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और a मतलब माइनस का g होता है ना? और अंतिम ऊंचाई कितनी है उसकी, अंतिम वेलोसिटी उसकी कितनी है? क्या बोलते हैं, वस्तु ऊपर जा रही है ना, तो हम लोगों ने v बराबर 0 रखना है, u बराबर खैर आपने ऊपर दे ही दिया 14.14 रख देना है। ठीक है, उसके बाद में g का वैल्यू हम 10 रख ही रहे नॉर्मली। ये तीनों चीजें पुट करने के बाद आपका t कितना आ जाएगा? √2 सेकेंड आ जाएगा, √2 सेकेंड आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक बात और समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है जड़त्व का। जड़त्व का मतलब ये होता है, ठीक है ना? हाँ, क्रोम में ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। उस लिंक को आप क्रोम में डाल दोगे तो क्रोम में एप्लीकेशन ओपन कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है सौरभ। अब एक नोट डालो, एक चीज आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब ये होता है, अभी हम लोग गति के नियम पढ़ने वाले हैं आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में। गति के नियम है, लॉ ऑफ मोशन। उसमें पहला मोशन जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। वो ये बात बोलता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। जड़त्व का नियम उसी को बोलते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहेगी, जड़त्व में रहेगी। जैसे कोई भारी आदमी, उसको हिला पाना मुश्किल काम है, हल्के आदमी को हिला पाना आसान काम है। तो जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है
उसका जड़त्व तो उतना ज्यादा अच्छा होता है। जड़त्व मतलब जड़ता, जड़ता मतलब चिपके रहना। गुजरात में एक राजस्थान में एक वर्ड भी जाड़िया, जाड़िया आदमी बोलते हैं जाड़िया, जाड़िया मतलब होता है मोटा। तो जाड़िया का मतलब जिसमें जड़त्व ज्यादा होता है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, वो स्थिरता नहीं है जाड़िया, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट जड़ता का होता है। तो एक नोट डाल लो, वस्तु अथवा पिंड अथवा कण, वस्तु अथवा पिंड अथवा कण अपनी स्थिति में, तुमने नहीं सुना हाड़ौती में? तुम हाड़ौती में नहीं आती ना, हम लोग कोटा में रहते थे ना, हमारा इलाका हाड़ौती इलाका है। तो हाड़ौती इलाके में जाड़िया बोलते हैं, उधर मध्य प्रदेश को टच करता है ना हमारा इलाका, तो उस इलाके में मोटे को जाड़िया बोलते हैं, जाड़िया। तो लिखो, वस्तु पिंड अथवा कण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध जिस गुण के कारण करती है, वस्तु पिंड अथवा कण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध जिस गुण के कारण करती है, उसे जड़त्व कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब वापस बोलो, वस्तु पिंड अथवा कण, वस्तु पिंड अथवा कण, वस्तु पिंड अथवा कण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध जिस गुण के कारण करती है, the oppose in the change in the position, oppose the change in the position, ठीक है, जिस गुण के कारण करती है उसे जड़त्व कहते हैं। ये गति का पहला नियम भी होता है, बताएंगे आपको आगे गति का पहला नियम, तो आप चिंता मत करो। समझने की बात, समझा दे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखो अब इसमें एक जैसी ऐसी है, मान लो वस्तु जो है ना, वस्तु ऊपर जाकर नीचे आ रही है, वस्तु ऊपर जाकर नीचे आ रही है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका फाइनल वेलोसिटी कर्व और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम कैसे कर सकते हो? कुछ आइडिया, एनी आइडिया दिमाग में चल रहा हो? सिंपल सी बात है, मैंने फाइनल वेलोसिटी का फाइनल छोड़ो, वेलोसिटी का कर्व पूछा है। तो जब आप वस्तु को ऊपर भेजोगे तो आप फुल स्पीड दोगे उसको ऊपर भेजने के लिए, तो जब वस्तु ऊपर जाती है तो अपने अधिकतम वेग से होती है, प्रारंभिक वेग उसका अधिकतम होता है। फिर जब वो अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएगी तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो। फिर जब वो धीरे 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 नीचे आती है तो फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और जब वो आपके हाथ पे एकदम टच होने वाली होती है उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये ठीक उसी वेलोसिटी के बराबर होती है जिस वेलोसिटी से आपने उसे ऊपर भेजा है। मैंने ये कंसेप्ट बात पहले भी समझाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, कि हम जब वस्तु को ऊपर भेजते हैं वो नीचे आती है,
तो फाइनली जब वो हमारे हाथ पे आती है तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी को पा लेती है, ठीक है ना। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना बेटा, तो इसका ग्राफ यहाँ से हम प्लॉट करें टी बराबर 0 पर, वो हम बहुत मैक्सिमम देंगे। फिर जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। फिर जब वो नीचे आएगी तो वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और आपके हाथ तक आने तक उसकी वेलोसिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी। यहाँ पर बच्चे मार खाते हैं थोड़ा सा ग्राफ के क्वेश्चन में, वो वेलोसिटी को ऊंचाई से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो उनके दिमाग में ऊंचाई घूमती है। तो वो क्या करते हैं कि भैया जब वो अधिकतम ऊंचाई पे हो जाएगी तो उनका ग्राफ भी सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, अदरवाइज नंबर उल्टे पुल्टे आ जाएंगे आपके। इसी के साथ अगला नियम लिखो, अगला एक पॉइंट लिखा हूं नोट के अंदर, यहाँ पे लिखो गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम यहाँ पे इस ग्राफ में लिख लो, अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम लिखो गति का तीसरा नियम स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों में लागू होता है। स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों में लागू होता है। गति का तीसरा नियम आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि जिस वस्तु पर हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना इनको पॉजिटिव फोर्स लगाती है, वही होता है तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों में लागू होता है। तीसरा पॉइंट लिखो, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल का योग, वो एक तीसरे नियम से संबंधित है। ये भी क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल का योग कभी शून्य नहीं होता है। क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो मेरा क्रिया तो इस पे लग रहा है, पर ये प्रतिक्रिया मुझ पे लगाएगा। तो क्रिया इस वस्तु पे लगा और प्रतिक्रिया इस वस्तु पे लगा, अलग अलग वस्तु पे लगते हैं, इसलिए होते हैं इक्वली हैं बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। तो इनका योग जो है ना कभी शून्य नहीं हो सकता। यह नियम बल की प्रकृति या गुण को दर्शाता है। यह नियम बल की प्रकृति व गुण को दर्शाता है। चलो इससे इससे एक प्रयोग सामने आना है। परिमाण तो देख सही लगभग सेम होता है। परिमाण तो लगभग लगभग सेम ही होता है, क्रिया जितना लगता है प्रतिक्रिया उतना ही लगता है, ठीक है ना। परिमाण लगभग सेम होता है, वो बात तो है, पर ये चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं गति के नियम पढ़ाऊंगा। अभी गति के नियम तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ। गति के नियम जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं एक प्रयोग दिखाता हूँ आपको, उस प्रयोग से आप समझना, एक्सपेरिमेंट है। आपको मुझे कुछ चीजों के बारे में प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ये ग्राउंड है मेरा, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये फर्स्ट मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से मैंने दो वस्तुएं फेंकी, एक तो ये और एक है ये। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों क्या है। एक है सिक्का और एक है पंख। इन दोनों में से कौन सी वस्तु पहले नीचे आएगी? ये दोनों वस्तुएं एक साथ फेंकी मैंने एक ही समय पे,
तो बताओ कौन सी वस्तु पहले नीचे आएगी? लास्ट लाइन ये है कि यह नियम बल की प्रकृति अथवा गुण को दर्शाता है। यह नियम बल की प्रकृति अथवा गुण को दर्शाता है। बिल्कुल सही जवाब, सिक्का पहले आएगा, कॉमन सेंस है। सिक्का पहले आएगा, उसी समय पंख ऊपर ही रहेगा, पंख नीचे नहीं आ पाएगा। तो पहले कौन आया? सिक्का आएगा पहले, वो नीचे पहुंच गया, जबकि पंख ऊपर का ऊपर ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हाँ वैक्यूम में तो साथ आएगी, वैक्यूम की नहीं कह रहा, ये सारा प्रयोग वायु स्थिति में है। चाहो तो लिख लो, इस प्रयोग को हम वायु स्थिति में कर रहे हैं, वैक्यूम में नहीं कर रहे। वैक्यूम में तो साथ ही आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जड़त्व के कारण हुआ। ऐसा जड़त्व के कारण हुआ। बिल्कुल ग्रेविटी में ही कर रहे हैं इस प्रयोग को हम, वायु की उपस्थिति में। तो ऐसा जड़त्व के कारण हुआ, क्योंकि सिक्के का भार ज्यादा है, पंख का भार कम है, इसलिए इसकी जड़ता ज्यादा है, तो ये जल्दी नीचे ग्रेविटी की वजह से आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अब सेम साइज और शेप के दो सिक्के लेते हैं, दो पत्थर लेते हैं। एक 5 किलो का है और एक 6 किलो का है। इस एक्सपेरिमेंट में भी आप जब देखोगे तो 5 किलो तो बहुत पहले ले जाएगा, जबकि 6 किलो पहले पहुंच जाएगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 किलो का एक पिंड स्फेरिकल शेप में है और वही 5 किलो का एक पिंड रेक्टेंगुलर शेप में है, ये दोनों एक साथ अगर समान समय में भेजे मैंने ऊपर से, तो कौन सा पहले आएगा? या दोनों साथ में आएंगे? बताओ। बोलो बोलो, कौन सा पहले आएगा? एग्जैक्टली, स्पेयर वाला। इसका रीजन आपको मिलेगा जड़त्व आघूर्ण के अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, शेप का फर्क पड़ेगा ना, जड़त्व का फर्क पड़ेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट जड़त्व का है, इनर्शिया का। ये सारा कॉन्सेप्ट इनर्शिया का है। साथ में नहीं आएंगे, ये साथ में नहीं आएंगे, थोड़े से ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको समझाएंगे, बट स्फेरिकल वाला पहले आएगा और ये इसके ऊपर रहेगा। थोड़ा सा समय का डिफरेंस आएगा। समान द्रव्यमान होने की वजह से भी ये ऊपर नीचे आएंगे। समान द्रव्यमान होने की वजह से भी ये ऊपर नीचे आएंगे, मतलब शेप का फर्क पड़ता है। शेप का फर्क पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा शेप का फर्क पड़ेगा। जो आपकी सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, वो सॉरी स्फेरिकल शेप हमेशा टाइम कम कंज्यूमिंग होता है। तभी तो आप जब ऐसे लुढ़काते हो ना किसी भी चीज को, तो देखना, आप लोगों ने वो प्रयोग देखा तो है, बहुत सी बार फेसबुक पे आता है, कोई आदमी धक्का मारता है किसी बॉक्स को जो रेक्टेंगुलर होता है, और वही दूसरा आदमी उसको ठोक पीट के स्फेयर बनाता है और फिर उसको लुढ़काता है। तो टाइम कंज्यूमिंग कौन होता है? ये सिलेंड्रिकल वाला, सॉरी रेक्टेंगुलर वाला। इसलिए ये कंसेप्ट ध्यान रखना, भ्रमित ना होना। अब एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल करो। यदि h ऊंचाई की मीनार से कोई वस्तु नीचे फेंकी जाए, सवाल लिखो, यदि यदि h ऊंचाई की मीनार से यदि h ऊंचाई की मीनार से कोई वस्तु नीचे फेंकी जाए, h ऊंचाई की मीनार से कोई वस्तु नीचे फेंकी जाए कि ठीक उसी क्षण कोई वस्तु u वेग से कि ठीक उसी क्षण कोई वस्तु u वेग से मीनार के तल से ऊपर फेंकी जाए, ठीक उसी क्षण कोई वस्तु u वेग से मीनार के तल से ऊपर फेंकी जाए,
तो दोनों वस्तुएं कितने समय पश्चात मिलेगी? तो दोनों वस्तुएं कितने समय पश्चात मिलेगी? अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो एक बार आप लोग। अरे देखो मैं आपको सिखाता हूँ, समझना। ऊपर से आप फेंक रहे हो फ्रीली, तो ऑब्वियस सी बात, जब ऊपर से कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसकी प्रारंभिक वेग तो जीरो होता है। यहाँ से इसका प्रारंभिक वेग कितना है? यू है। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे आके मिलती है, इस पॉइंट पे आके दोनों वस्तु मिलती है। आप बोल रहे हो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच है। आप बोल रहे हो मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच है। मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि नीचे से हम ये मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जाके दोनों वस्तुएं मिल जाती है, तो ऊपर से जो डिस्टेंस उसकी होगी वो कितनी होगी? एच माइनस एक्स हो जाएगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो लिखो, माना दोनों वस्तुएं तल से एक्स ऊंचाई पर मिलती है। माना दोनों वस्तुएं तल से एक्स ऊंचाई पर मिलती है, जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? जो कॉन्सेप्ट है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा लगाते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा हम लोग लगाते हैं। तो प्रथम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जो ऊपर से आ रही है प्रथम वस्तु, प्रथम वस्तु द्वारा तय दूरी। मान लो कोई वस्तु ऊपर से आई, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें कितना दूरी तय करेगा? वो h माइनस एक्स जो है वो तय कर रही है, ठीक है। अब इसी स्थिति में हम ये बात समझ सकते हैं कि ऊपर से जब नीचे आ रही तो उसका प्रारंभिक वेग तो जीरो है, और जब वो ऊपर से नीचे आ रही तो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर एक। अरे ऊपर से नीचे आएगी तो प्रारंभिक वेग जीरो होगा ना उसका, और ग्रेविटी को सपोर्ट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो प्रथम वस्तु का हो गया। अब प्रथम वस्तु के बाद अब आती है द्वितीय वस्तु। तो द्वितीय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, द्वितीय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये भी कंसेप्ट अच्छा है। तो द्वितीय वस्तु नीचे से शुरू कर रही है अपनी मोशन को, तो जब वो नीचे से शुरू करेगी तो वो अपनी एक्स ऊंचाई तक जाएगी मिलने के लिए, और उसका प्रारंभिक वेग यू हम लोग मान रहे हैं। अब वो ग्रेविटी को अपोज कर रही है क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दो। अब टी का वैल्यू जो है आप सॉरी एक्स का मान समीकरण एक में रख दो। एक्स का मान दो से एक में रखने पर सिंपल सी बात है, रख दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दो से एक में रख दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? h माइनस एक्स। सो h माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया? यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एंड इट्स वेरी इजी, इसको हम लोग कर सकते हैं बराबर है, तो खैर जीरो है तो जीरो को तो कुछ नहीं कर सकते। हाफ जी टी स्क्वायर, हमको समय निकालना है कितने समय पश्चात जो है ये मिलेगी, तो बराबर जीरो, सॉरी जीरो तो क्या है, तो बराबर नहीं है। हाँ, इस हाफ जी टी को आप चाहो तो उधर ले लो, इसको जीरो कर दो, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हम जब इसको हाफ जी टी को इधर ले लेंगे तो ये प्लस हाफ जी टी प्लस हाफ जी टी कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू निकल जाएगा एच अपॉन यू। तो एच अपॉन यू समय बाद दोनों वस्तुएं आपस में मिल जाएगी। अरे आगे बात समझ में है ना, कॉन्सेप्ट इजी, ठीक है। ऐसा आप लोग कर सकते हो, एक बार देख लो फटाफट से, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आराम से आप लोग कर लोगे, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। और बड़े मजेदार सवाल तो वो है जो मैंने आपको दिए हैं, बड़े अच्छे सवाल है वो।
उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्यों सौरभ, कर रहे हो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस, मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस कर पा रहे हो? यही सारे क्वेश्चन है वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, ठीक है। जल्दी जल्दी फिनिश करो, बहुत सारे सवाल है वो। सोनिया तुम भी, तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी हो गई? चलो इसी के साथ अगला सवाल लिखो। हाँ तो सौरभ स्टार्ट करो, क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छी यूनिट है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, यही सारे सवाल हैं उसमें। और ये तो बहुत बहुत फेमस एरिया है क्लासिकल मैकेनिक्स का। न्यूटोनियन का सबसे बढ़िया एरिया यही है, यूनिट नंबर 3। बड़ा मजा आएगा आपको यूनिट नंबर 3 के सवाल करने में। देखो, समान ऊंचाई से गिराया गया एक सिक्का, समान ऊंचाई से गिराया गया एक सिक्का हेलो। हाँ सोनिया। मैं ना 110 तक पहुंच गई थी, उसके बाद फिर मैंने वो किया ना बेसिक वाला, वो मेरी कैलकुलेशन रन नहीं कर रही, वो बेसिक वाला ओपन ही नहीं हो रहा। अब आप चेक करना सर एक बार। मैं फिर बाद में हाँ तो तो मेरा हुआ ही नहीं ओपन, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया उसको। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम क्लास के बाद एक मीटिंग लिंक शेयर करना, पर मीटिंग कर लेंगे। मैं तुम्हें तुम वो मैं सर मेरा वो क्यों नहीं चल रहा है पता है। मैंने वो जब मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी ना, वो डेट आउट और क्यू कंस्टेंट वाला वहाँ, तो उसके साथ में मेरे वो बेसिक वाला भी कॉपी हो गया था उधर पेस्ट होने के लिए। फिर मैंने वो वहां से कट करने की कोशिश करी और वापस वहीं पे पेस्ट किया, तो उसके अंदर तो कुछ खुल ही नहीं रहा। वो मैं समझ गया, कोई बात नहीं, वो मैं कर दूंगा सही। तुम अभी क्लास के बाद मीटिंग लिंक शेयर करना, मैं कर दूंगा सही उसमें ना। ठीक है सर। हाँ, अब इसी के साथ तुम अगला सवाल लिखो। समान ऊंचाई से गिराया गया एक सिक्का, कोमा कागज का टुकड़ा की अपेक्षा तेजी से गिरता है। देखो, समान ऊंचाई से गिराया गया एक सिक्का, कागज के टुकड़े की अपेक्षा तेजी से गिरता है, क्योंकि सिक्के के लिए क्योंकि सिक्के के लिए ऑप्शन ए, जी मतलब ग्रेविटी, जी अधिक है। ऑप्शन बी, जी कम है। ऑप्शन सी, वायु प्रतिरोध कम है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? गलत जवाब। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रतिरोध कम है। देखो जी तो सेम होता है, बहुत से बच्चे इसका ऑप्शन ए लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि ग्रेविटी ज़्यादा लगता होगा उसके ऊपर,
क्योंकि वो जल्दी नीचे गिरता है ना, तो ग्रेविटी, पर जी तो सेम होता है, जी की वैल्यू सभी के लिए समान होती है। जी सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए सेम होता है, जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब वस्तुओं पर सेम लगता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी सही है, वायु प्रतिरोध कम होता है ना। सिक्का जो होता है वो भारी होता है, इसीलिए ये अपने जड़त्व की वजह से वायु का प्रतिरोध कम फील करता है। एक बात बताओ, ठीक है ना, वायु प्रतिरोध रोकता है उसको। हाँ, एयर रेजिस्टेंस कम होता है, भारी वस्तु है ना वो, भारी वस्तु होने की वजह से उसमें एयर रेजिस्टेंस कम काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, अरे वायु रोक ही नहीं पाएगी उसको, तो नीचे गिरेगा ही सही ना। एक इसका संबंध सौरभ के उस स्टेटमेंट से, सौरभ ने याद कुछ कुछ देर पहले एक बात कही थी कि सर अगर वैक्यूम है तो दोनों साथ में गिरेंगे। कहा था सौरभ ने ऐसा कि अगर वैक्यूम है दोनों साथ में गिरेंगे, बिल्कुल सही कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वायु में कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तो साथ में गिरेंगे, जी सेम होता है, वायु प्रतिरोध है ही नहीं, तो दोनों साथ में गिरेंगे। बट जैसे ही आप वायु में ले गए वैक्यूम से, तो वायु पंख को रोक लेगा और सिक्के को नहीं रोक पाएगा। तो वायु प्रतिरोध पंख में ज्यादा लगेगा और सिक्के में कम लगेगा। सिक्के को, सिक्का धक्का मार के आगे निकल जाएगा वायु को, तो वायु रोक ही नहीं पाएगी सिक्के को, दैट्स वाई। इसलिए इसका ऑप्शन सी रहेगा। अब एक नोट डालो, अब एक नोट लिखो, यदि दो अलग अलग वस्तुओं को यदि दो अलग अलग वस्तुओं को यदि दो अलग अलग वस्तुओं को किसी ऊंचाई से निर्वात में गिराया जाए, किसी ऊंचाई से निर्वात में गिराया जाए, किसी ऊंचाई से निर्वात में गिराया जाए, तो वे एक साथ पहुंचेगी। सौरभ का स्टेटमेंट लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया। सौरभ ने जो बोला है मैंने वही लिखाया है, ठीक है। तो वे साथ साथ पहुंचेगी, तो वे साथ साथ पहुंचेगी। जबकि वायु में भारी वस्तु हल्की वस्तु से पहले पहुंचेगी। जबकि भारी वस्तु हल्की वस्तु से पहले पहुंचेगी। पर इसमें एक नोट डाल लो, ब्रैकेट में लिखो, यहाँ वस्तु की आकृति व यहाँ वस्तु की आकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ वस्तु की आकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ वस्तु की आकृति मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हल्की वस्तु पहले पहुंच जाती है भारी वस्तु से। ऐसा तभी होगा जब हल्की वस्तु स्फेरिकल शेप में हो और भारी वस्तु रेक्टेंगुलर शेप में हो। मतलब कि अगर 5 किलो का स्फेयर है और 6 किलो का रेक्टेंगल है, तो 5 किलो पहले पहुंचेगी। ऐसा भी फर्क पड़ता है कभी कभी। नीचे लिखो जी, स्मॉल जी लिखो। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान या आकृति पर निर्भर नहीं करता। जी का मान
वस्तु के द्रव्यमान हाँ यस सोनिया यस यस लिखो जी का मान वस्तु के द्रव्यमान या आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब एक प्रश्न लिखो, क्वेश्चन लिखो। पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक एक तरफ पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक एक तरफ पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक एक तरफ एक शिकारी निशाना लगाता है। एक शिकारी निशाना लगाता है। जैसे ही शिकारी गोली चलाता है, जैसे ही शिकारी गोली चलाता है, भय से बंदर पेड़ के नीचे कूदता है। भय से बंदर पेड़ के नीचे कूदता है। इस स्थिति में चार ऑप्शन लिखो। गोली बंदर को लगेगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोली बंदर को लगेगी। ऑप्शन बी गोली बंदर को लग भी सकती है और नहीं भी। अच्छा, सवाल दोबारा रिपीट करो, लिखो। पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक एक तरफ एक शिकारी निशाना लगाता है। जैसे ही शिकारी गोली चलाता है, भय से बंदर पेड़ से नीचे कूदता है। ये प्रश्न है। वापस बोलूं। पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक एक तरफ शिकारी निशाना लगाता है। जैसे ही शिकारी गोली चलाता है, भय से बंदर पेड़ से नीचे कूदता है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर आपने तो बोला ही नहीं कि गोली बंदर की तरफ चलाई है, सर आपने तो बोला ही नहीं कि क्या बोलते हैं ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। एक सिंपल सा सवाल है, शिकारी है, बंदर को ही मारेगा वो, तो बंदर की तरफ गोली चलाएगा वो, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ, ऑप्शन ए गोली बंदर को लगेगी, गोली बंदर को लग भी सकती है
और नहीं भी। तीसरा ऑप्शन है गोली बंदर को बिल्कुल नहीं लगेगी। गोली बंदर को बिल्कुल नहीं लगेगी। और लास्ट चौथा ऑप्शन है क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। चलो बताओ इसमें क्या ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, गोली बंदर को लगेगी। उसका कारण क्या है कि जिस समय आवाज आई ना बंदर को और उसने प्रतिक्रिया दिखाई नीचे कूदने वाली, तो गोली का संवेग इतना होता है कि वो उसको लगेगी ही लगेगी। कोई उपाय नहीं है। अगर अगर नहीं लगती मान लो, तो फिर तो कोई बंदर मरता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदर जो है गोली की आवाज, हाँ वो अगर गोली की आवाज सुन के नीचे कूद रहा है ना तो पक्का लगेगी। हाँ अगर उसने शिकारी को देख लिया तो फिर तो वो पहले ही कूद जाएगा नीचे, फिर तो लग भी सकती नहीं भी लग सकती। बट वही बोल रहा है कि शिकारी बंदर के एक तरफ है, एक तरफ है, तो देखने का तो चांस ही नहीं है कि बंदर शिकारी को देख ले। वो भय से नीचे कूद रहा है, तो उसके नीचे कूदने से पहले गोली उसको लग जाएगी, क्योंकि बंदर का संवेग गोली के संवेग की तुलना में बहुत कम होता है। तो संवेग में परिवर्तन इतना जल्दी हो नहीं पाएगा बंदर से, जितना गोली अपना संवेग परिवर्तन कर लेगी, क्योंकि गोली तो बहुत तेज संवेग से बाहर आती है। ठीक है ना। इसका रीजन ये है कि संवेग बहुत ज्यादा होगा गोली का बंदर के संवेग की तुलना में। और बंदर गोली की आवाज से नीचे कूद रहा है, तो गोली जब आवाज निकालेगी तो उसको लग जाएगी वो गोली। अगला सवाल लिखो। जब दूध को बिलोया जाता है, जब दूध को बिलोया जाता है, डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो संवेग से परिवर्तन पड़ेगा उसका। और ठीक पीछे खड़ा है ना वो। अच्छा लिखो, जब दूध को बिलोया जाता है तो क्रीम का अलग होना निर्भर करता है। तो क्रीम का अलग होना तो क्रीम का अलग होना निर्भर करता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल पर, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल पर, ऑप्शन डी संवेग परिवर्तन पर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बोलो क्या आएगा इसका आंसर। बिलोने में क्रीम का अलग होना किस का उदाहरण है। ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल,
ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन सी संवेग परिवर्तन, या ऑप्शन डी नम ऑफ द अबव। बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो बाहर की तरफ फेंकता है ना, जब भी उसको घुमाते हैं अपन भिगोने को तो बाहर फेंकता है। एग्जैक्टली सेंटर से दूर जाता है बस। तो इसका आंसर क्या है? अपकेंद्रीय बल। एक नोट डाल लो, मैं आपको कुछ और उदाहरण लिखा देता हूं जो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय से संबंधित है। लिखो। नंबर एक, कपड़ा सुखाने की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि वो भी बाहर ही फेंकती है कपड़ों के कचरे को। वेरी गुड सोनिया। तो कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नंबर दूसरा लिखो, सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नंबर तीसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाते हैं। अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाते हैं। ये कुछ उदाहरण लिखा दिए, फुल स्टॉप। अब एक प्रश्न लिखो, यदि किसी कण के विस्थापन यदि किसी कण के विस्थापन x तथा t में संबंध यदि किसी कण के विस्थापन x तथा t में संबंध x इज इक्वल टू a नॉट टी प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर है है तो कण के त्वरण का मान होगा। सिंपल सवाल है, तो खैर तुम लोग कर लोगे। तो हमको त्वरण निकालना है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी में क्या निकालोगे? डी एक्स अपॉन डी टी। केवल टी के रेस्पेक्ट में इसको कर दो इंटीग्रेट, तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टू टी। फिर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये टू ए टू बच गया। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। सिंपल सवाल है ना ये तो बड़ा आसान सवाल है। एक और प्रश्न करो।
एक और प्रश्न, पुल से जब एक पत्थर नीचे गिरता है, सॉरी गिराया जाता है, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है पता है? गिरता है इसका मतलब उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, गिराया जाता है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो प्रश्न लिखो, किसी पुल से जब एक पत्थर नीचे गिरता है, किसी पुल से जब एक पत्थर नीचे गिरता है, तो वह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। तो वह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। तो वह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। तो पुल की ऊंचाई होगी, तो पुल की ऊंचाई होगी, आपको क्या निकालना है? पुल की ऊंचाई निकालना है। तो सिंपल सा प्रश्न है यार, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच की वैल्यू एस हो गई, जितनी ऊंचाई उसकी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, ठीक है, नीचे गिर रहा है मतलब ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 8g। सिंपल सी बात है, इसका मतलब जी का परफेक्ट वैल्यू 9.2 होता है, 9.8 या 9.2 जो भी तुम मानो, 10 के बराबर ही होता है लगभग। तो बस वो वैल्यू पुट कर देना, जितना वो देना जी का वैल्यू उतना रख देना, अदरवाइज 10 रख देना, तो कोई बड़ी बात नहीं। टी का वैल्यू तो उसने दे ही रखा है, 4 सेकेंड, खत्म काम। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 10 नहीं 10 पुट कर दो, वरना 9.8 पुट कर देना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, 78.9 या जो भी तुम्हारा है, मतलब आई डोंट नो, वो लगभग इसी के बराबर आएगा। बस वो जी पे डिपेंड करेगा, 9.8 रखोगे तो 9.8 के हिसाब से आएगा, अदरवाइज 10 रखोगे तो 80 आ जाएगा, 80 मीटर। दैट्स इट, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अब कल हम पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगला अपडेशन आपका कल। आप लोग वो क्वेश्चंस करते रहना बच्चों यार, वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।